हेलो एवरीबॉडी। आज का अपना विषय है कि बेयर एक्ट को अच्छे से कैसे पढ़ा जाए। जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम्स में सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ना आता हो, क्योंकि पूरा एग्ज़ाम ही बेयर एक्ट बेस्ड होता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि बेयर एक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है, वह तरीका हम जानते हों। ये बात मैंने बहुत अनुभव की है कि कई लोग खूब अच्छी मार्किंग लेके आते हैं, बावजूद इसके वह बेयर एक्ट को पढ़ना तक नहीं जानते हैं। पढ़ने का मतलब है कि वह बेयर एक्ट को, जो बेयर एक्ट के पढ़ने की तकनीक होती है, उस तकनीकी से पूरी तरह से अनभिज्ञ होती हैं। ये तो उनकी किस्मत वाली बात होती है कि अच्छे मार्क्स ले आते हैं और एक अच्छी रैंक पर सिलेक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन खुद की मेहनत से, खुद के प्रयासों से यदि एकलव्य बन कर के पढ़ना है, यदि आपके पास में कोई टीचर नहीं है, तो फिर बेयर एक्ट को तो आपको खुद ही समझना होगा। मैं हमेशा से इस बात के लिए रिकमेंडेशन करता आया हूँ कि एक अच्छा योग्य शिक्षक आपके पास होना चाहिए। खैर, उस बात को वहीं छोड़ते हैं। आज का जो टॉपिक है कि बेयर एक्ट को अच्छे से कैसे पढ़ा जाए, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम बेयर एक्ट को पढ़ते हैं तो माइंड में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि लेजिस्लेचर का क्या मन था। किसी भी बात को लिखते समय लेजिस्लेचर के मन में क्या था। हमें इंटरप्रिटेशन इस तरह से करना चाहिए कि लेजिस्लेचर की जो मंशाएं हैं वो पूरी हो जाएं। सेक्शन 31 देखिएगा एनडीपीएस एक्ट का। इसमें बताया है कि यदि पूर्व दोष सिद्धि हो चुकी है, उसके बाद में क्या पनिशमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर ने एक लंबे समय तक बहुत बड़ी भूल की हुई थी। देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति जिसको इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने या करने का प्रयत्न, आखिरी की लाइन पे आते हैं, द्वितीय और आखिरी की सेकंड लास्ट पे लाइन पे आया हूँ मैं। द्वितीय और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए कठोर कारावास से, जिसकी अवधि कारावास की अधिकतम अवधि के 1.5 गुना तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, और अधिकतम रकम के 1.5 गुना तक हो। देखो, द्वितीय वर्ती यानी कि पहले उसको पनिशमेंट मिल चुकी थी, उसके बाद में उसने दोबारा से वही ऑफेंस किया, तो यहाँ पर 1.5 गुना तक उसको पनिशमेंट मिल सकता है ना। जैसे कि उसके लिए पहले जो पनिशमेंट था, मान के चलिए एनडीपीएस में तो 20-20 साल तक के लिए सज़ा होती हैं, तो उस अपराध के लिए यदि 20 साल के लिए सज़ा थी, तो अब ये 1.5 गुना तक हो सकती है, यानी कि 20 का 1.5 गुना हुआ 30 वर्ष तक के लिए हो सकती है। तो मैंने धारा 31 एनडीपीएस के लिए क्यों खोल के बैठा हूँ, क्योंकि इसमें देखिएगा नीचे जो फुट नोट है उसमें 2014 में अमेंडमेंट किया है। इसमें अधिकतम अवधि के 1.5 गुना लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पर अधिकतम अवधि के आधे तक लिखा हुआ था। तो ये लेजिस्लेचर की एक बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन उसकी ये मंशा नहीं थी कि वह अधिकतम कारावास के आधे तक के लिए पनिशमेंट करेगा। एक बात सोचिएगा कि उसने पहले से ही वह ऑफेंस किया है, फिर अगेन उसने वो ऑफेंस किया है कन्विक्शन के बाद में, तो उसको अधिकतम के लिए आधे के लिए क्यों मिलेगी, 1.5 गुना तक के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर जो गलती थी
उसको लेजिस्लेचर ने अमेंडमेंट करके पूरी की है, लेकिन अमेंडमेंट बरसों बाद किया है। लेकिन यदि अमेंडमेंट नहीं हुआ था उससे पहले भी हमको लेजिस्लेचर की मंशा को समझना चाहिए कि यदि ऑफेंस रिपीट होता है तो सज़ा इन्हेंस्ड होनी चाहिए, आधी नहीं हो सकती है, 1.5 गुनी हो सकती है। तो उसी को उसने बाद में अमेंड किया है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि लॉ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो कि पढ़ी जाए समझी जाए। लॉ हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि पहले ऑफेंस किया है, फिर उसको रिपीट किया है, दोबारा से फिर ऑफेंस किया है, तो पहले जो ऑफेंस किया है वो तो अलग उसने सज़ा भोग ली है, और दो सिद्ध व्यक्ति द्वारा फिर से ऑफेंस किया है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट अधिक मिलेगा। इसलिए मेरा कहना है कि अर्थान्वयन को अच्छा आपको रखना है, अच्छे अर्थ निकालना है। केवल ऐसा नहीं है कि जो लाइन लिखी हुई है उसी लाइन को आप मान लिए, ऐसा नहीं है। उस लाइन को नहीं मानना है, आपको खुद इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, अच्छा इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, जैसा कि किसी कानून का होना मांगता है वैसा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। जो लाइनें लिखी हुई हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं, सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहना है। जैसे कि NDPS एक्ट में अभी मैंने बताया था कि 2014 तक वहाँ पर लिखा हुआ था कि अधिकतम आधे तक के लिए सज़ा मिलेगी। अरे जब ऑफेंस रिपीट हुआ है तो अधिकतम आधे तक के लिए क्यों मिलेगी? आधी सज़ा कैसे मिल सकती है मैक्सिमम? इसके बाद में दूसरी चीज़ हमको देखनी चाहिए कि बेयर एक्ट में जो कानून दिया हुआ है वो कानून सर्वोपरि नहीं होता है। सर्वोपरि जो कानून होता है वह न्याय निर्णय होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो रूलिंग्स निकाली होती हैं उस पर बेयर एक्ट सबऑर्डिनेट रहता है। मेरा मतलब है कि किसी कानून को यदि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है तो वह कानून बेयर एक्ट में रहते हुए भी नहीं पढ़ा जाएगा। अब देखिएगा, संविधान है ये, अनुच्छेद, भारत का संविधान अनुच्छेद 368। इसमें इसका क्लॉज 4 और क्लॉज 5 इसको मिनर्वा मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये जो 4 और 5 है ये इस प्रकृति के हैं कि लेजिस्लेचर की मनमानी को प्रोग्रेस देते हैं। देखिएगा कि लाल रंग से मैंने अंडरलाइन भी किया है कि संशोधन करने के लिए संसद की संवैधानिक शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा। तो इसलिए मिनर्वा मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को असंवैधानिक घोषित कर दिया। बावजूद इसके ये क्लॉज 4 और क्लॉज 5 अभी तक यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर हैं, संविधान में बने रहें, कोई बात नहीं है, लेकिन ये अर्थहीन है। अर्थ किस बात का है? केवल उस बात का है जिसको न्यायालय ने माना हुआ है। धारा 303 देखिएगा इंडियन पिनल कोड की। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य में धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि इस तरह का कानून नहीं बनाया जा सकता कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित किया जाए। लेकिन वह कानून आज भी 303 IPC अपनी जगह पर बना हुआ है, लेजिस्लेचर ने उसको नहीं हटाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई प्रभाव रखता है, वह कोई प्रभाव नहीं रखता है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपनी रूलिंग्स को ना चेंज कर दे, अपनी रूलिंग कोई ओवर रूलिंग ना कर दे। अब तीसरी बात बेयर एक्ट को पढ़ते समय महत्वपूर्ण होती है कि आप बेयर एक्ट को केवल एक लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे, आप उसको हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। यदि आपका माध्यम हिंदी है
तो आप हिंदी में पढ़ें, लेकिन साथ साथ उसको इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें। हिंदी वालों के लिए तो ये कंपलसरी है कि वो अंग्रेज़ी में पढ़ना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि जो हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वह जगह जगह पर गलत है। जगह जगह पर इस तरह का है कि आप किसी डाउट में भी आ सकते हो। अब मैं अंग्रेज़ी वालों से क्यों बोलता हूँ कि वो हिंदी में भी पढ़ें, वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर आपने एक बार अंग्रेज़ी में पढ़ लिया है और उसको पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाया है, तो आप उसको यदि हिंदी में भी पढ़ेंगे तो आपका आत्मसात बहुत कुछ हो जाएगा। ये 3 बातें हुई। इसके बाद चौथी बात क्या है कि दृष्टांत पूरे एक्ट के अंदर, पूरे अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो दृष्टांत आप हमेशा पढ़िएगा, एक भी दृष्टांत आपको नहीं छोड़ने का है। उसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और वही आपको समझाता भी है सेक्शन को। एक और महत्वपूर्ण बात, किसी भी कानून के बाद में, किसी भी पैराग्राफ के बाद में जगह जगह पर परंतु लिखा होता है। परंतु का मतलब यह है कि यह अपवाद है इस धारा का। परंतु के बाद में यदि परंतु का लिखा रहता है प्रोवाइडेड दैट, परंतु के बाद में भी यदि सेकंड परंतु है तो वो प्रोवाइडेड फर्दर है। प्रोवाइडेड फर्दर और प्रोवाइडेड दैट दोनों एक ही बात के लिए दो अलग अलग अपवाद हैं, अलग अलग एक्सेप्शंस हैं। लेकिन जैसे कि ये लिखा हुआ है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, इसकी जगह पर लिखा रहता है प्रोवाइडेड अल्सो, तो ये जो अल्सो यदि यहाँ लिखा होता है फर्दर की जगह पर, तो इस प्रोवाइडेड दैट के एक्सेप्शन में होता वो। लेकिन अभी प्रोवाइडेड फर्दर दैट लिखा हुआ है, तो ये इसके प्रोवाइडेड दैट के एक्सेप्शन में ना होकर के इस पूरे पैराग्राफ के एक्सेप्शन में है। मेरा कहने का मतलब है जहाँ पर प्रोवाइडेड दैट इस पैराग्राफ के एक्सेप्शन में है, वहीं पर प्रोवाइडेड फर्दर भी इस पैराग्राफ के एक्सेप्शन में है। प्रोवाइडेड दैट को लिखते हैं हिंदी में परंतु, और प्रोवाइडेड फर्दर को लिखते हैं परंतु यह और की, और प्रोवाइडेड अल्सो को लिखते हैं परंतु यह भी। यदि यहाँ पर यदि परंतु यह भी लिखा होता तो ये इस वाले लाइन के एक्सेप्शन में होता। और कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि नंबर 5 में लिखा हुआ है ना कि ऐसे नियमों के अधीन जैसा कि विहित किए जाएं, तो यहाँ पर क्या है कि उन नियमों की बात चल रही है जो नियम इस कानून में दिए हुए हैं। तो उन नियमों के अधीन रहते हुए एक धारा 5 लिखी हुई है। कभी कभी लिखा रहता है कि किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि पर प्रभाव डाले बिना, तो वह सभी को वो सेविंग्स कर देती है, सभी कानूनों की, उस पर प्रभाव डाले बिना। तो यही मैं बताने वाला हूँ कि कुछ शब्द इस तरह के होते हैं जो समझना होता है कि उनके अपने अलग अर्थ होते हैं। और एक और सजेशन देता हूँ कि जैसे ही हम बेयर एक्ट को पढ़ते हैं और बेयर एक्ट को पढ़ने के साथ साथ ही वहीं नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी टिपिकल होती है, इसलिए उसको इजी करते हुए यदि वही के वही नोट्स बनाते जाते हैं तो फिर दोबारा से बेयर एक्ट को समझने के लिए उससे उलझना नहीं पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी शब्दावली को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा कि सीज का मतलब क्या है, 4 फीट का मतलब क्या है। तो ये अधिग्रहण, अधिहरण, राजसात करना, तो इस तरह से कई सारे शब्द अपने जो बेयर एक्ट के अंदर आते हैं। तो ये सभी शब्दों का आपके पास में एक भंडार होना चाहिए, तब आप बेयर एक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैंने कौन कौन से क्लूज़ दिए हुए हैं
सबसे पहला तो यह है कि सही अर्थान्वयन आपको लगाना चाहिए, जैसा अर्थान्वयन कानून बनाने वाला चाहता था। दूसरी बात है कि जो इसके अंदर लिखा हुआ है उसको न्यायिक निर्णयों के अधीन माना जाए। जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अमेंडेड कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर रहती है कि वह किसी भी कानून को अनुच्छेद 13 की लाइट में उसका जुडिशियल रिव्यू करे, और जुडिशियल रिव्यू करते समय वह उसको असंवैधानिक भी घोषित कर सकती है। तीसरा मैंने बताया है कि परंतुक, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड अल्सो, इस तरह के शब्दों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चौथी बात है कि दृष्टांतों को वहीं की वहीं अवश्य पढ़ें, हर एक दृष्टांत को पढ़ें, उससे ही समझ में आएगा। फिर अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों भाषाओं में पढ़ना चाहिए। और छठवीं बात बताई है कि नोट्स भी बनाएं। और सातवीं बात मैंने बताई है कि अपनी शब्दावली को, जो आपकी वोकेब है, मेरा कहना है कि इस बेरेट के अंदर जो भी वोकेब आपको कठिन लगती है वो आप उसकी एक लिस्ट बनाते जाइए, और उस लिस्ट को एक बार आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपकी वोकेब मजबूत हो जाती है और फिर आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चूँकि बेरेक्ट से ही सफलता निर्भर करती है, इसलिए ठीक से बेरेक्ट पढ़ना आना चाहिए, और उसी के लिए मैंने आज आपको ये थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि आपके अवश्य काम आएगी, कहीं ना कहीं आपको सहयोग अवश्य करेगी। और इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।